डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज इस वीडियो में आपको डाइपोल मोमेंट के मुतालिक समझाने की कोशिश करूंगा। हम ये देखेंगे कि डाइपोल मोमेंट को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, इसके किन किन यूनिट्स के ज़रिए इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, इसकी मेजरमेंट कैसे की जा सकती है, और फिर इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसकी मदद से हम मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के मुतालिक क्या इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक डाइपोल क्या होता है। डाइपोल एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद हों इक्वल क्वांटिटी के साथ, और ये चार्जेस एक दूसरे से कुछ फासले पर हों और एक दूसरे से किसी फासले के ज़रिए अलग अलग होते हों। तो ऐसी किसी भी बॉडी को जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद हों, याद रखें कि ये चार्जेस क्वांटिटी में सिमिलर होंगे लेकिन साइन में ऑपोजिट होंगे। तो सिमिलर चार्जेस क्वांटिटी वाइज एक दूसरे से कुछ फासले पर हों लेकिन साइन के एतबार से ऑपोजिट हों, नेचर के एतबार से ऑपोजिट हों। ये एक दूसरे से किसी बॉडी में जब कुछ फासले पर अलग अलग हो जाएं तो ऐसी बॉडी को डाइपोल कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने ये बॉडी दिखाई और इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं और इनके दरमियान कुछ फासला भी नज़र आ रहा है, तो ये एक डाइपोल है। तो डाइपोल को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि डाइपोल इज़ एन एंटिटी इन विच इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। यूजुअली ये जो डिस्टेंस है वो मेजर किया जाता है एंगस्ट्रम में या नैनोमीटर में या पिकोमीटर में भी मेजर किया जा सकता है, क्योंकि ये स्मॉलर डिस्टेंसेस होते हैं मॉलिक्यूलर लेवल के पार्टिकल्स के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं, तो इस वजह से स्मॉलर यूनिट्स में ही डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं। अब इस डाइपोल के करीब जब हम कोई चार्ज प्लेट लेके आते हैं, जैसे यहाँ पर हमने शो किया कि एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट जब इस डाइपोल के करीब लाई जाती है तो इस डाइपोल के और इस प्लेट के दरमियान कोई ना कोई फोर्स डेवलप होगी। डिपेंड करता है कि इस प्लेट को हम किस साइड से इस डाइपोल के करीब ला रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज साइड से इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को इसके करीब लाया गया, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्शन पैदा हो गई है। इसी तरह अगर हम इस प्लेट को इस साइड से, लेफ्ट साइड से इस डाइपोल के करीब लाएं, तो वहाँ पर चूंकि इसका ऑपोजिट चार्ज मौजूद है तो वो इसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर हम एक ही जैसे डिस्टेंस पर दोनों साइडों पर इस प्लेट को लेके आए तो फोर्स की नेचर ज़रूर चेंज हो जाएगी, फोर्स की नेचर ज़रूर ऑपोजिट हो जाएगी, लेकिन उसकी शिद्दत एक जैसी रहेगी, उसकी इंटेंसिटी एक जैसी रहेगी। यानी इस साइड से अगर हम इस प्लेट को रखते हैं तो वो ये इस साइड पर रिपल्शन की फोर्स महसूस कर रही है, और अगर हम इस साइड पर इस डाइपोल के करीब लाएंगे तो वहाँ पर इसके दरमियान अट्रैक्शन फोर्स पैदा होगी, वो भी इसी इंटेंसिटी की होगी जितनी यहाँ पर रिपल्शन की फोर्स पैदा हो रही है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर दोनों साइडों पर चार्ज की क्वांटिटी सेम है, तो क्वांटिटीज चेंज नहीं हो रही, इस वजह से प्लेट के ऊपर इस फोर्स की इंटेंसिटी भी एक जैसी है। तो यूं समझें कि इस डाइपोल का दूसरी किसी चार्ज बॉडी के साथ इंटरेक्शन यहाँ पर मौजूद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ जिस पर ये इंटेंसिटी ऑफ फोर्स डिपेंड करेगी वो है इनके दरमियान डिस्टेंस। अगर यही चार्जेस हम इनके दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज कर दें तो ज़्यादा डिस्टेंस पे चले जाने की वजह से ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से बहुत कम असर लेगा और इसकी वजह से इसका ज़्यादा असर इस तरफ डेवलप होगा, तो ये उसको ज़्यादा फोर्स के साथ रिपेल करना शुरू कर देगा। यूँ समझें कि डिस्टेंस के चेंज होने से इस बॉडी और इस डाइपोल के दरमियान इंटरेक्शन में चेंज आ जाती है। तो इस तरह से दो चीज़ें हैं, एक तो चार्ज की क्वांटिटी और दूसरा इनके दरमियान डिस्टेंस, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन डाइपोल मोमेंट कहलाता है। तो अ डाइपोल मोमेंट अराइजेज इन एनी सिस्टम इन विच देयर इज अ सेपरेशन ऑफ चार्ज। दे कैन देयरफॉर अराइज इन आयनिक बॉन्ड एज वेल एज इन कोवेलेंट बॉन्ड। डाइपोल मोमेंट अकर ड्यू टू the difference in electronegativity between two chemically
बॉन्डेड एटम्स। तो हमने देखा है कि केमिकल बॉन्ड्स दो तरह के होते हैं, एक आयनिक बॉन्ड्स और एक कोवेलेंट बॉन्ड्स। पिछले क्लासेस में हम पढ़ाए हैं। और इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं उनको फिर फर्दर दो तरह से डिवाइड किया जाता है, दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं नॉन पोलर और एक पोलर बॉन्ड्स। तो डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर तो नहीं होगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट 0 होगा। लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं या आयनिक मॉलिक्यूल्स हैं या पोलर बॉन्ड्स हैं या आयनिक बॉन्ड्स हैं, उनके अंदर डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। उनका डाइपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो होगा और वो डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंट होगा। उसके वेरिएशंस आती रहती हैं। और इस वेरिएशन के आने की वजह यही होती है कि हर मॉलिक्यूल में बॉन्डेड एटम्स की नेचर चेंज हो जाती है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ चेंज हो जाती हैं और उसी वजह से चार्ज सेपरेशन भी चेंज होती है। तो उसकी वजह से डाइपोल मोमेंट में फ़र्क आता जाएगा। आगे हम देखते हैं कि कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए इसी बात को एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर सबसे सिंपल एग्जांपल है, उसमें दिखाया गया कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक पेयर क्लोरीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और हाइड्रोजन की तरफ कम अट्रैक्ट होता है। नंबर के एतबार से दोनों एटम्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ होता है, लेकिन क्लोरीन इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है। उसकी वजह यह है कि इसकी एबिलिटी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, और इस एबिलिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। तो जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और उसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डोमिनेट कर जाएगा। तो जितना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पैदा होगा, उतना ही दूसरे एटम जो कि दूसरी साइड पे मौजूद है वो उतना ही पॉजिटिव चार्ज ऑब्जर्व करेगा। वजह यह है कि इलेक्ट्रॉन तो इक्वल शेयर किए थे दोनों ने, और उस इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा इफेक्ट नेगेटिव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर चला गया है, तो उतना ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर उस इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट कम महसूस होगा। तो उसकी वजह से वो उसी शिद्दत का पॉजिटिव चार्ज ऑब्जर्व करेगा। तो इस तरह हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल दो साइडों पर ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से एक डाइपोल बन जाएगा। यहाँ पर हमने इस डाइपोल को एक एरो के जरिए रिप्रेजेंट किया है। इसी तरह एक दूसरी एग्जांपल है जिसमें 3 एटम्स मौजूद हैं, 2 फ्लोरीन के और एक ब्रिलियम का। तो इसमें फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक पेयर को अपनी तरफ खींचता है और इसकी वजह से ब्रिलियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लिहाजा यहाँ पर और फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर डाइपोल की डायरेक्शन इस तरह लेफ्ट साइड पे होगी ब्रिलियम से फ्लोरीन की तरफ, और दूसरी साइड पर जो ब्रिलियम फ्लोरीन बॉन्ड मौजूद है उसमें भी यही डाइपोल डेवलप होगा उसी शिद्दत का, और इसकी डायरेक्शन पहले वाले डाइपोल से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। इसी तरह एक और एग्जांपल है जिसमें हम देख सकते हैं कि वाटर को दिखाया गया है। ब्रिलियम की तरह ये भी एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें 3 एटम्स, 2 हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का एटम मौजूद है। यहाँ पर चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, लिहाजा दोनों हाइड्रोजनों से इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और 2 डाइपोल्स डेवलप होंगे। इन सेपरेटली इन डाइपोल को हम बॉन्ड डाइपोल मोमेंट कहते हैं। यानी एक तरफ का हाइड्रोजन ऑक्सीजन डाइपोल मोमेंट बॉन्ड डाइपोल मोमेंट कहलाएगा, और दूसरी तरफ का हाइड्रोजन ऑक्सीजन डाइपोल मोमेंट वो भी बॉन्ड डाइपोल मोमेंट कहलाएगा। और जो मॉलिक्यूल का जो यहाँ पर शो किया हुआ है डाइपोल मोमेंट, ये इन दोनों बॉन्ड डाइपोल मोमेंट का एक तरह से समेशन है, मजमूआ है, इकट्ठ है। तो दोनों डाइपोल मोमेंट को जब एक दूसरे के साथ कंबाइन कर दिया जाता है तो हमें रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का हासिल होता है। इसी तरह ब्रिलियम, जो पिछली एग्जांपल थी ब्रिलियम डाइफ्लोराइड, उसके अंदर भी इन दोनों डाइपोल मोमेंट को जब हम एक दूसरे के साथ सम अप करते हैं तो हमें रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट हासिल होता है, जो यहाँ पर 0 है, क्योंकि दोनों साइडों पर एक ही जैसा डाइपोल मोमेंट डेवलप हुआ, उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट थी। तो मजमूई तौर पर ब्रिलियम डाइफ्लोराइड का डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है, जबकि इसमें इंडिविजुअल
इंडिविजुअल बॉन्ड्स का डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं है, वो कोई ना कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू रखता है। अब इस सारी डिस्कशन के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हम डाइपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर देखें कि डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है, अ डाइपोल मोमेंट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए लफ्ज़ यूज़ किया जाता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपको पता है कि दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटीज़ और एक वेक्टर क्वांटिटीज़। यहाँ पर हमने देखा है कि डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक एरो भी शो करना पड़ता है। दोनों पिछले तमाम एग्जांपल्स में हमने जहाँ जहाँ डाइपोल मोमेंट शो किया वहाँ पर एरो के साथ इसको शो किया है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव चार्ज एंड से नेगेटिवली चार्ज एंड की तरफ डायरेक्ट करता है। इसलिए डाइपोल मोमेंट को जब भी हम डिफाइन करेंगे तो हम इसको एक वेक्टर क्वांटिटी के तौर पे डिफाइन करेंगे। अ डाइपोल मोमेंट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो किसी बॉडी में, जिस तरह हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि ये यहाँ पर कोई ना कोई चार्ज मौजूद है हाइड्रोजन के ऊपर और क्लोरीन के ऊपर, और इसी तरह इनके दरमियान डिस्टेंस मौजूद है। और हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि चार्जेस की क्वांटिटी और डिस्टेंस ये दोनों कंबाइन करके डाइपोल मोमेंट एस्टेब्लिश करते हैं। तो इसलिए हम डाइपोल मोमेंट को जब डिफाइन करते हैं तो डिफाइन करते हुए हम यही कहेंगे कि इट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट हमने इसीलिए कहा कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होगी। इट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। इसको हम कहेंगे डाइपोल मोमेंट, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू के ज़रिए। ये सिंबल है म्यू का, यानी डाइपोल मोमेंट को सिंबॉलिकली अगर हमने रिप्रेजेंट करना तो हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। इसको यही वर्डिंग अगर हम मैथमेटिकल डेफिनेशन में लेके जाएं तो मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिस तरह ये यहाँ पर हमने इक्वेशन बनाई हुई है, म्यू इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाय आर। क्यू क्या है? क्यू चार्ज है, चार्ज की क्वांटिटी है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, क्योंकि चार्ज एक जैसा है। यहाँ पर हमने साइन लेना ही नहीं है, तो सिर्फ हमें क्वांटिटी से गरज है। तो किसी भी साइड पे चार्ज की क्वांटिटी ले लें, उसको दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें तो ये डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बन जाएगी। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। जैसा कि यहाँ पर हमने ये बात लिखी कि इन केमिस्ट्री द एरोज दैट आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट डाइपोल मोमेंट बिगिन एट द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज। ये बात हमने इसलिए लिखी कि यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है। फिजिक्स में डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव रिप्रेजेंट किया जाता है, तो केमिस्ट्री में ये बात ख्याल रखिएगा कि जब भी हम मॉलिक्यूल्स के डाइपोल मोमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमने पॉजिटिव टू नेगेटिव डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करना है। तो ये डाइपोल मोमेंट की क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं जिसमें चार्ज को हम मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस के साथ। अब हम देखते हैं कि डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है। तो एसआई सिस्टम में डाइपोल मोमेंट चूँकि दो चीज़ों की प्रोडक्ट है, एक चार्ज और दूसरा डिस्टेंस, तो एसआई सिस्टम में चार्ज की यूनिट कूलम ली जाती है और डिस्टेंस को मीटर से एक्सप्रेस किया जाता है। तो इस तरह डाइपोल मोमेंट की यूनिट बन जाएगी कूलम मीटर। तो अगर फ़र्ज़ करें हम एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन से 1 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पर कंसीडर करें, तो उस सूरत में डाइपोल मोमेंट कैसे बनेगा? हम पिछली इक्वेशन यूज़ करते हैं जो हमने यहाँ पर अभी स्टडी की। तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन का या एक प्रोटॉन का चार्ज है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की चार्ज की क्वांटिटीज सेम होती हैं। ये चार्ज को हम मल्टीप्लाई करेंगे इनके दरमियान डिस्टेंस जो हमने यहाँ पर लिया है 1 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस। 1 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वो
10⁻⁻10 मीटर को एक्सप्रेस के साथ एक्सप्रेस होता है, तो ये या इक्वल होता है। तो इस तरह इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल क्वांटिटी, टोटल डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ जाती है 1.6 इंटू 10⁻29 कूलम मीटर। कूलम मीटर के अलावा एक और सिस्टम है, ये कूलम मीटर तो ऐसे सिस्टम में यूनिट यूज़ की जाती है, एक और सिस्टम है जिसको हम कहते हैं CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में डाइपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट यूज़ की जाती है उसको डिबाई कहा जाता है। डिबाई उस साइंटिस्ट के नाम पर है जिसने सबसे पहले डाइपोल मूवमेंट का कंसेप्ट डेवलप किया था, तो उसको ऑनर करने के लिए इस यूनिट को डिबाई का नाम दिया गया। ये CGS सिस्टम में ये राइज है। और अगर हमें इन दोनों में से कोई भी क्वांटिटी मालूम हो तो हम उनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए ये रिलेशनशिप हमारे सामने मौजूद है, 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.33564 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर। तो अगर हम अभी जो हमने सिस्टम कंसिडर किया कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन से एक एंगस्ट्रॉम के फासले पर हो, अगर यही सिचुएशन इसी डाइपोल मूवमेंट को हमने डिबाई की यूनिट में एक्सप्रेस करना हो तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने अभी डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू कैलकुलेट की 1.6 इंटू 10⁻29, इसको हम डिवाइड कर देंगे ये जो कन्वर्शन फैक्टर है इसके साथ, तो 3.33564 इंटू 10⁻30 के साथ, तो ये भी कूलम मीटर है और कूलम मीटर से कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये डिबाई की यूनिट बन जाएगी। तो 4.8 डिबाई की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कब होगा? जब एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन से 1 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पर मौजूद हो, उस वक्त उनके दरमियान डाइपोल मोमेंट डिबाई में 4.8 डिबाई होगा और कूलम मीटर में 1.6 इंटू 10⁻29 कूलम मीटर होगा। अब हम देखेंगे कि डाइपोल मोमेंट की डिटर्मिनेशन कैसे की जाती है। तो डाइपोल मोमेंट को डिटरमाइन करने के लिए किसी भी लिक्विड का जब हमने डाइपोल मोमेंट मालूम करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस लिक्विड को दो इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेट्स के दरमियान रखते हैं। तो जब भी कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है तो उसके अंदर कुछ पोलराइजेशन डेवलप होती है। पोलराइजेशन असल में दो तरह से डेवलप होती है। देखते हैं कि कौन कौन सी पोलराइजेशन डेवलप होती है जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में लाया जाता है। तो एक टाइप की पोलराइजेशन है, ये हमने अभी देखा कि मॉलिक्यूल्स की नेचर दो तरह की होगी। एक वो होंगे जिनके अंदर पोलैरिटी नहीं होगी और एक वो होंगे जिनके अंदर पोलैरिटी होगी। पोलैरिटी जिनमें नहीं होगी उनको नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, और जिनमें पोलैरिटी होगी वो पोलर मॉलिक्यूल्स कोवेलेंट बॉन्ड्स के साथ आ जाते हैं, और आयनिक बॉन्ड में भी वो पोलर मॉलिक्यूल्स, आयनिक बॉन्ड भी पोलर मॉलिक्यूल्स में ही कंसीडर किए जाएंगे। तो जब एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को दो चार्ज प्लेट्स के दरमियान लाया जाएगा तो इसमें ये पॉजिटिव चार्ज जो कि बिल्कुल जुड़ा हुआ है, यूँ समझे कि नेगेटिव चार्ज के साथ, और इसकी वजह से ये एज ए होल नॉन पोलर था क्योंकि इसके दरमियान डिस्टेंस नहीं था। तो जब इसको चार्ज प्लेट्स के दरमियान लाया जाएगा तो इसका नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज प्लेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और यूं इस मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी पैदा हो जाएगी और नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्लेट की तरफ चला जाएगा, करीब चला जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट के करीब चला जाएगा, और यूं ये एक डाइपोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो इनिशियली नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, पोलराइजेशन के बाद चार्ज प्लेट के दरमियान आने के बाद इसमें पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी, और इस तरह हम कह सकते हैं कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल चार्ज प्लेट के दरमियान आने पर इंड्यूस्ड पोलराइजेशन एक्सपीरियंस करते हैं। तो दूसरी टाइप की का मॉलिक्यूल हो सकता है जिसके अंदर ऑलरेडी पोलैरिटी मौजूद हो, जो पोलर मॉलिक्यूल हो। जब उसको हम दो चार्ज प्लेट्स के दरमियान इसी तरह से लेके आते हैं तो
इसके अंदर दो किस्म की चेंजेस आएंगी। एक तो ये कि पहले से इसकी पोजीशन क्या है, उस पोजीशन में कुछ ना कुछ चेंज आएगी जब वो चार्ज प्लेट के दरमियान आएगा। जैसा कि यहाँ पर दिखाया हुआ कि इस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स ऑलरेडी मौजूद थे, तो जब इसको चार्ज प्लेट के दरमियान लेके आया गया तो इसका पॉजिटिव एंड पॉजिटिव प्लेट की तरफ था और नेगेटिव एंड नेगेटिव प्लेट की तरफ था। तो पहले तो इसके अंदर ये चेंज आएगी कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये नेगेटिव प्लेट की तरफ चला जाएगा और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ जाएगा। इस किस्म की चेंज को हम कहते हैं कि ये इसके अंदर एक तरह से ओरिएंटेशन पोलराइजेशन आई, इसको हम PO से डिनोट करते हैं। और दूसरी पोलराइजेशन इसमें ये डेवलप होगी कि ये प्लेट्स जब ये चार्जेस एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे चले जाएंगे अपने कोरेस्पॉन्डिंग प्लेट्स के करीब, तो ये प्लेट्स एक दूसरे को ये प्लेट्स ऑपोजिट चार्जेस होने की वजह से इस डाइपोल के अंदर मौजूद ऑपोजिट चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, जिसकी वजह से पोलैरिटी बढ़ जाएगी और इसको हम कहते हैं इंड्यूस पोलराइजेशन। यानी पोलैरिटी के जो बढ़ने का अमल है ये इंड्यूस पोलराइजेशन कहलाता है और पोलैरिटी मॉलिक्यूल का पोजीशन चेंज करने का अमल ये ओरिएंटेशन पोलराइजेशन कहलाता है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक किस्म की पोलराइजेशन होगी और वो होगी इंड्यूस पोलराइजेशन, जबकि पोलर मॉलिक्यूल के अंदर दो किस्म की पोलराइजेशन होगी जो कि एक जिसमें से एक होगी इंड्यूस पोलराइजेशन और इसके साथ एक एडिशन इन एडिशन टू इंड्यूस पोलराइजेशन एक इजाफी पोलराइजेशन भी होगी ओरिएंटेशन पोलराइजेशन की। तो हम कह सकते हैं कि जब एक मॉलिक्यूल when a molecule is placed in an electric field, then two types of polarizations are developed in it. Number one, an induced polarization for both polar and non-polar molecules as following equation. इस induced polarization की वैल्यू जो डिबाई ने फाइंड आउट की वो इस इक्वेशन के जरिए रिप्रेजेंट की जा सकती है। और दूसरी किस्म की इस इक्वेशन में PI इंड्यूस पोलराइजेशन का सिंबल है और N एवोगैड्रोस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि अल्फा एक सिंबल है जो कि पोलराइजेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि दूसरी साइड पर जो दूसरी टाइप की जो पोलराइजेशन है वो है ओरिएंटेशन पोलराइजेशन, जो कि सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल के अंदर डेवलप होती है। और याद रहे कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं उसमें ओरिएंटेशन पोलराइजेशन की वैल्यू 0 होती है। तो ये जो ओरिएंटेशन पोलराइजेशन है इसकी वैल्यू इस इक्वेशन के जरिए रिप्रेजेंट की जा सकती है। तो जब हम किसी मॉलिक्यूल की ओवरऑल पोलराइजेशन मालूम करना चाहें तो चूंकि उसके अंदर दो किस्म की पोलराइजेशन अब हमने डिस्कस कर ली, यहाँ पर यूँ समझिए कि PO की वैल्यू 0 है और यहाँ पर PO की कुछ ना कुछ और वैल्यू है, तो हम इन दोनों को सम अप करके इंड्यूस पोलराइजेशन को और ओरिएंटेशन पोलराइजेशन को ऐड अप करके हम मॉलिक्यूल की पोलराइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको मोलर पोलराइजेशन कहते हैं। जो ओरिएंटेशन पोलराइजेशन है उसकी इक्वेशन में आने वाले कुछ सिंबल्स, कुछ क्वांटिटीज़ तो वही हैं जो कि इंड्यूस पोलराइजेशन में भी है, जैसा कि N है ये एवोगैड्रोस नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर K का सिंबल मौजूद है जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है के लिए प्लेस किया गया है। म्यू डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसमें T एब्सोल्यूट टेम्परेचर को या जस्ट टेम्परेचर कह लें, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें टोटल पोलराइजेशन कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या करना है, इंड्यूस पोलराइजेशन को और ओरिएंटेशन पोलराइजेशन को सम अप करेंगे। दूसरे लफ्जों में हम ये यहाँ पर ये कह सकते हैं कि फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल इसकी वैल्यू 0 होती है, इसलिए मोलर पोलराइजेशन एग्जैक्टली इक्वल होगी इंड्यूस पोलराइजेशन के। जबकि पोलर मॉलिक्यूल के लिए दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यूज हमने अभी इक्वेशन की मदद से देख ली, तो वही वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करके पोलर मॉलिक्यूल के लिए मोलर पोलराइजेशन की वैल्यू डेवलप कर सकते हैं। तो देखें अब मोलर पोलराइजेशन की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये है PI की वैल्यू
और ये है पी ओ की वैल्यू, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन और इंड्यूस पोलराइजेशन, इन दोनों को हमने सम अप कर दिया। अब यहाँ पर देखें कि जो फर्स्ट टर्म है इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे, ये सारी की सारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं, लिहाजा हम इनको एक सिंगल कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इन सारी क्वांटिटीज को एक सिंगल सिंबल ए के साथ रिप्लेस कर दिया। इसी तरह जो बीट जो राइट हैंड साइड की सेकंड टर्म है प्लस साइन के बाद, इसमें सिवाय टी के बाकी सारी की सारी क्वांटिटीज कांस्टेंट है। तो एक लिक्विड है या एक सब्सटेंस है, उसके लिए इनमें से कोई भी चीज चेंज नहीं होगी। उसका डाइपोल मोमेंट है जो है वही रहेगा, उसका पाई की वैल्यू है जो है वो चेंज नहीं होगी, वैसी की वैसी रहेगी। एवोगैड्रोस नंबर एक फिक्स वैल्यू है, यहाँ पर भी वही होगी, यहाँ पर भी वही होगी, यानी कि लिक्विड के चेंज होने से ये वैल्यूज चेंज नहीं होती। इसी तरह ये के का सिंबल जो कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी सेम वैल्यू होगी। तो इस तरह हम इन सारी वैल्यूज को टी के अलावा इन सारी वैल्यूज को इकट्ठा करके एक हम सिंगल सिंबल बी के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन काफी सिंप्लीफाइड हो जाएगी। पी एम यानी मोलर पोलराइजेशन इज इक्वल टू ए, और ये क्या है, इस टर्म के इक्वल है, प्लस बी, बी क्या है, इस टर्म के इक्वल है। यहाँ पर हम बी को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर पाई हटा दें, पाई को कैंसल आउट करें, तो पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 3 होती है, 3.14, या हम उसको राउंड ऑफ करके 3 ले सकते हैं। तो 3 डिवाइडेड बाय 9 तो 1/3 हो जाएगा, यानी यहाँ पर पाई खत्म हो जाएगा और यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। तो ये भी बी ही की वैल्यू कंसीडर की जाएगी। तो इस तरह ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है, पी एम इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर टी। अब इसमें देखें पी एम क्या है, मोलर पोलराइजेशन, जो कि टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकती है। तो यूँ समझें कि टेम्परेचर एक वेरिएबल है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और टेम्परेचर के चेंज होने से इस पूरी इक्वेशन में क्या चीज़ चेंज होगी, मोलर पोलराइजेशन चेंज होगी। तो ये दो पैरामीटर्स पी एम और टी, इन दोनों के दरमियान अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो इस इक्वेशन के मुताबिक ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन पे पूरा उतरती है। तो एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। तो ये जो इक्वेशन हमें अब हासिल हुई, पी एम इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर टी, ये एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। यानी इसमें हम पी एम और रेसिप्रोकल ऑफ टेम्परेचर के दरमियान अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो अंडरस्टूड बात होगी कि वो ग्राफ उसमें जो ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, जैसा कि इस ग्राफ में हम देख सकते हैं। तो इस स्ट्रेट लाइन से हम इसका स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं ग्राफ के अंदर, और स्लोप की वैल्यू होगी बी के इक्वल, और कांस्टेंट बी किसके इक्वल है, वो हमने देखा कि यहाँ पर जो टी के अलावा जो इस इक्वेशन में सेकंड टर्म में सारी क्वांटिटीज़ थी वो इसमें मौजूद होंगी। अब हमने मालूम क्या करना है, डाइपोल मोमेंट मालूम करना है। तो देखें कि स्लोप की वैल्यू हम ग्राफ की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी राइट हैंड साइड पर ये वैल्यू समझ ले कि नोन हो जाएगी, जबकि इसमें सिवाय म्यू स्क्वायर के बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट हैं। और ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हमें पता है कि एवोगैड्रोस नंबर 6.02 × 10⁻23 के इक्वल होता है। इसी तरह बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें मालूम है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू, एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू, पाई की वैल्यू 4, 9, ये सारी वैल्यूज़ पुट करके हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं। बाकी क्या रह गया, म्यू स्क्वायर को इस साइड पे, ये सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हम इस साइड पे ले जाके स्लोप से स्लोप को उस पर डिवाइड कर दें, और जो रिजल्टेंट वैक्टर आएगी वो म्यू स्क्वायर की आएगी, और उसका अंडर रूट लेकर हम म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जबकि जो दूसरी टर्म थी, जो पहली फर्स्ट टर्म इस इक्वेशन में, सेकंड लास्ट इक्वेशन में, इसमें वो जो ए को रिप्रेजेंट कर रही थी, उसमें अल्फ़ा की वैल्यू हमें मालूम नहीं थी। तो अल्फ़ा की वैल्यू हम यहाँ पर इस ग्राफ में इंटरसेप्ट की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हम इंटरसेप्ट ग्राफ की मदद से मालूम कर लें और राइट हैंड साइड पे मौजूद
सिवाय अल्फ़ा के तमाम वैल्यूज़ पुट कर दें तो हमें मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू भी मिल सकती है, और यहाँ से हम पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल यानी अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हमारा असल टास्क यहाँ पर क्या था कि हमने डाइपोल मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो इस ग्राफ की मदद से हम डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बशर्ते कि हमें डिफरेंट टेम्परेचर्स पर मोलर पोलराइजेशन की वैल्यू मालूम हो। तो मोलर पोलराइजेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब हम देखेंगे कि वो कैसे फाइंड आउट की जा सकती है। तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं मेजरमेंट ऑफ मोलर पोलराइजेशन के। एक है वेपर टेम्परेचर मेथड और दूसरा है रिफ्रैक्टोमीटर मेथड। इसमें वेपर टेम्परेचर मेथड में क्या किया जाता है, हम देखते हैं कि वेपर टेम्परेचर मेथड में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को यूज़ किया जाता है और डेंसिटी ऑफ लिक्विड को, और इस ये दोनों वैल्यूज़ मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पर फाइंड आउट कर ली जाती हैं किसी भी लिक्विड के लिए, और उसके बाद मोलर पोलराइजेशन इन दोनों वैल्यूज़ से कैलकुलेट करने के लिए हम क्लासियस-मॉसर्टी इक्वेशन यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पर ये इक्वेशन जो लास्ट इक्वेशन दी गई है। तो इसमें देखें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करना है किसी लिक्विड का, इसके लिए बहुत सारे मेथड्स एक्सपेरिमेंटली मौजूद हैं, इंस्ट्रूमेंटल मेथड मौजूद हैं, जैसा कि कैपेसिटेंस के ज़रिए हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर रिफ्रैक्टोमीटर के ज़रिए भी हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मालूम कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ज़रिए डाइपोल मोमेंट कैसे मालूम करना है उसकी वजाहत अभी इसके बाद मैं कर देता हूँ। और दूसरा तरीका रिफ्रैक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की मेजरमेंट का कैपेसिटेंस के ज़रिए है, वो बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी हमारे इस लेक्चर्स के या हमारे इस लेवल के डोमेन पे नहीं आती वो सारी एक्सप्लेनेशन, तो हम उसको छोड़ देते हैं। सिर्फ हम ये जानना काफ़ी है कि हमें अगर डाइपोल मोमेंट मालूम करना है तो हमें मोलर पोलराइजेशन चाहिए है, और मोलर पोलराइजेशन को मालूम करने के लिए हमें चाहिए था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो हम कैपेसिटेंस या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी एक मेथड के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके बाद ये क्लासियस-मॉसर्टी इक्वेशन यूज़ करते हुए हम लिक्विड की मोलर पोलराइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिक्विड को मुख्तलिफ टेम्परेचर पे हीट करते जाएं और डेंसिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके एक टेबल बना लें, और उसके बाद इस इक्वेशन की मदद से हर टेम्परेचर पर मोलर पोलराइजेशन की वैल्यू कैलकुलेट करें, और उसको हम फिर फाइनली उस ग्राफ में प्लॉट करते हैं जिसका हमने पहले जिक्र किया। इस इक्वेशन में जो m रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर मैस ऑफ लिक्विड को। तो जो भी लिक्विड है उसके फार्मूला से उसका मोलर मैस कैलकुलेट करें, और डेंसिटी के लिए हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल यूज़ करते हैं लैब के अंदर। दूसरा मेथड है जिसके ज़रिए हम मोलर पोलराइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, वो है मैक्सवेल थ्योरी के मुताबिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। यही वो मेथड है जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि अगर हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को फाइंड आउट करना है तो हम इस इक्वेशन के ज़रिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करके उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको इस इक्वेशन में पुट करते हुए हम मोलर पोलराइजेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हटा दें और उसकी जगह पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर लगा दें, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ज़रिए ही हम मोलर पोलराइजेशन डिफरेंट टेम्परेचर्स पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डाटा हमें चाहिए है जो कि हम पहले टेम्परेचर और 1/T और मोलर पोलराइजेशन के ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने डेवलप करना है। तो ये दोनों चीज़ें इस इक्वेशन के ज़रिए फाइंड आउट की जा सकती हैं। अब हम ये तरीका है मेजरमेंट का कि हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे मेजर करना है। अब हम देखते हैं कि डाइपोल मोमेंट को कैसे मेजर करना है। अब हम देखेंगे कि डाइपोल मोमेंट्स की एप्लीकेशंस क्या हैं। तो डाइपोल मोमेंट आमतौर पर मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स की डिटर्मिनेशन और उनकी ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि उनकी पोलराइजेशन से लिंक करती हैं, उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें हमारे सामने 3 इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं डाइपोल मोमेंट की। सबसे पहले ये कि हम इसके मदद से मॉलिक्यूल का आयनिक करैक्टर
फाइंड आउट कर सकते हैं। जो मुख्तलिफ कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड हो, उसमें कुछ ना कुछ आयनिक करैक्टर मौजूद होता है। तो उस परसेंटेज आयनिक करैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं हम डाइपोल मोमेंट की मदद से। और इसके लिए हमारे पास इक्वेशन है, परसेंटेज आयनिक करैक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट म्यू नॉट ऑब्जर्व, या म्यू ओ पढ़ लें इसको। ये ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट है, इसको डिवाइड किया जाता है आयनिक डाइपोल मोमेंट के साथ और फिर मल्टीप्लाई किया जाता है 100 के साथ। तो आयनिक डाइपोल मोमेंट होते हैं जब तमाम चार्जेस एक दूसरे से मुकम्मल तौर पे सेपरेट हो जाएं, उस वक्त उनका डाइपोल मोमेंट कितना है। और ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट जो कि जिस फॉर्म में वो मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होते हैं चार्जेस, उस वक्त वो कितना डाइपोल मोमेंट शो कर रहे हैं, यानी ये एक तरह से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी जिसका अभी हमने पीछे जिक्र किया। जो उस तरीके से फाइंड आउट होगी वैल्यू, वो एक्चुअली ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट की होगी। तो इन दोनों को यूज़ करते हुए हम परसेंटेज आयनिक करैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन है डाइपोल मोमेंट की, कि इसकी मदद से हम मॉलिक्यूल्स की शेप्स, यानी मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्रिक शेप्स के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। डाइपोल मोमेंट की वैल्यूज़, यानी आया मॉलिक्यूल्स लीनियर शेप्स रखते हैं या नॉन लीनियर शेप्स रखते हैं, तो इसका आइडिया डाइपोल मोमेंट से लिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एक ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसको हम पेपर के ऊपर ड्रा करते हुए लीनियर फॉर्म में भी ड्रा कर सकते हैं और किसी एंगुलर फॉर्म में भी ड्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका इनमें से कंफर्म करना हो कि कौन सी शेप एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, तो हम डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। अगर डाइपोल मोमेंट ज़ीरो आता है, जो कि एक्चुअल केस है कार्बन डाइऑक्साइड के केस में, तो हम इसके लीनियर स्ट्रक्चर को फाइनल करेंगे और हम तय कर लेंगे कि इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता जुलता मॉलिक्यूल है SO2, इसका इसके बारे में हम ये तयन करते हैं कि SO2 का स्ट्रक्चर लीनियर नहीं है। और इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो है, 1.61 वैल्यू है, 1.61 डिवाइड। तो इस वजह से ये लीनियर स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। अगर लीनियर होता तो इसका डाइपोल मोमेंट कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ज़ीरो होता। इस तरह मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्रिक शेप्स के बारे में हमें डाइपोल मोमेंट से अंदाज़ा हो जाता है। इसी तरह की एक और एग्जांपल है वाटर, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसको अगर हम लीनियर तरीके से अरेंज करें तो उस सूरत में इसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो आना चाहिए, लेकिन जो इसका एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट है वो 1.85 डिवाई है। तो इस वजह से हम कंक्लूड करते हैं कि वाटर का स्ट्रक्चर लीनियर नहीं है बल्कि बेंट स्ट्रक्चर या एंगुलर स्ट्रक्चर है। और इसी तरह अमोनिया जो कि प्लेनर ट्रायंगुलर शेप में भी, जो कि टेट्राहेड्रल एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल शेप में भी अरेंज हो सकता है, लेकिन जो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है, जो इसका डाइपोल मोमेंट है वो 1.499 है, और इसकी वजह से हम इसका एक एंगुलर स्ट्रक्चर जिसमें बॉन्ड एंगल 107 डिग्री का होता है वो सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा इसकी एक तीसरी एप्लीकेशन है कि डाइपोल मोमेंट की मदद से हम मॉलिक्यूल्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री को समझ सकते हैं, ख़ास तौर पर सिस और ट्रांस आइसोमर्स का तयन कर सकते हैं। अगर एक लिक्विड की दो फॉर्म्स हैं और हमें ये पता नहीं चल रहा कि ये कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म है या ट्रांस फॉर्म है, तो हम उस मॉलिक्यूल का, उस लिक्विड का डाइपोल मोमेंट मालूम करेंगे, और डाइपोल मोमेंट मालूम करने के बाद हमें आइडिया होगा अगर वो सिस आइसोमर होगा तो उसका डाइपोल मोमेंट कोई ना कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी। जैसा कि डाइक्लोरोईथीन के केस में 1,2 डाइक्लोरोईथीन के केस में 1.89 डिवाई वैल्यू आती है डाइपोल मोमेंट की सिस आइसोमर की सूरत में, जबकि अगर हम इसका ट्रांस आइसोमर देखें उस सूरत में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि तमाम पोलैरिटीज़, तमाम बॉन्ड डाइपोल मोमेंट्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल है हमारे पास 2-ब्यूटीन की, जिसमें सिस आइसोमर होगा तो वैल्यू डाइपोल मोमेंट की कोई ना कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी, और अगर ट्रांस आइसोमर होगा तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो इस तरह डाइपोल मोमेंट की मदद से हम ये 3 इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स के मुतालिक,
एक तो उनके परसेंटेज आयनिक रिएक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, उनकी ज्योमेट्रिक शेप्स का अंदाज़ा कर सकते हैं, ख़ासतौर पे लीनियर और एंगुलर शेप का अंदाज़ा हो जाता है। और तीसरा इनके सिस और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में सिस और ट्रांस आइसोमर्स के बारे में प्रिडिक्शन हम डाइपोल मोमेंट की मदद से कर सकते हैं। दैट इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। होपफुली कि आप समझ गए होंगे कि डाइपोल मोमेंट के बारे में मुख्तलिफ़ चीज़ों को कैसे डिस्क्राइब करना है, कैसे एक्सप्लेन करना है। और इस के साथ ही हम आज के इस लेक्चर को एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया।